तो कैसे हो मेरे दोस्त, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द कूल स्कूल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम यूनियन बजट के नाम से भी जानते हैं। तो विल ट्राई टू रिवाइज थिंग्स। इट्स नॉट लाइक ये सारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए तो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक रिवीजन है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक बार गो थ्रू करो, जहाँ से भी जो भी आपको टीचर पसंद है, या फिर जो भी अगर आप डॉक्यूमेंट अगर खुद पढ़ सको तो उससे तो बेटर कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन मेरे को लगता है हमेशा कभी कभी एक टीचर से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो आप किसी टीचर को भी ज़रूर फॉलो करो, और मेरे साथ आप बस रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन के लिए आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं आप बताऊं तो फिर मैंने जो अभी नोट्स तैयार करे हैं, जो कि मैं आपके साथ रिवाइज करूंगा, वो मनीष सर और पुष्पक सर, ऑफ कोर्स दी ओजी, वो उनकी वीडियोस देखी थी और वहाँ से मैंने कुछ नोट्स वगैरह बनाए हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मेरे को भी क्लियर नहीं थे, या फिर उनके अंदर क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि वो पढ़कर नहीं समझ आता। मैं सीतारमन मैम की पूरी वीडियो तो नहीं देख पाया हूँ, ना कि मैं अभी ओवरऑल बजट से गो थ्रू कर पाया। वो भी मैं ज़रूर करूँगा, और जब करूँगा मुझे कुछ उससे और इनपुट निकल आए, कुछ आउटपुट निकल कर आएगा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। स्टार्टिंग में बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए इससे। और अगर आपने अभी तक किसी और टीचर को फॉलो नहीं करा है, डायरेक्टली अगर यहाँ पर आए हो, तो इस वीडियो को जैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, तो उसके बाद मैं इसके जितने भी नोट्स वगैरह वो भी वहाँ पे प्रेजेंट कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी एक पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। तो बेसिकली दो नोट्स रहेंगे। एक तो पीडीएफ रहेगी जिसमें आपको एक ही पर्टिकुलर जगह पर आपको सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, मतलब पूरा कंसोलिडेटेड बजट के जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं टेलीग्राम पे मैसेज के फॉर्मेट में भी ये सारे पॉइंट्स डालूंगा, सो दैट अगर इफ़ यू वांट टू जस्ट रिवाइज पर्टिकुलर थिंग, तो आप बस उसको टेलीग्राम पे सर्च करो कीवर्ड्स में, और वहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगा। तो आपको यू डोंट हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू गो एंड फाइंड द पीडीएफ। आप बस उसको सर्च करो और पर्टिकुलर वो चीज़ मिल जाएगी। वाइल प्रिपेयरिंग ऑल्सो, एज आई हैव रेफर टू डू वीडियोज़, तो कभी कभी किसी पॉइंट में मेरे को कुछ और एडिशन करना पड़ा था। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी लाइन, आई जस्ट फाउंड दी पर्टिकुलर वर्ड। मैंने बस कीवर्ड उसको सर्च करा और मेरे को पर्टिकुलर लाइन मिली, तो मैंने वहीं पर उसको ऐड ऑन कर दिया। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन सेव योर टाइम, और एक ईज़ और कन्वीनियंस तो हो ही जाती है। तो उसी का ही मेरा यहाँ पे पॉइंट रहेगा कि मैसेज में भी रहेगा और इसकी पीडीएफ में मिलेगी। अगर आपको पूरा रिवाइज करना हो तो आप उसको भी देख सकते हो। बाकी मैं कोशिश तो मेरी यही रहेगी, और मेरे को ऐसा लगता भी है कि मैंने थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डाली है ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना इसके अंदर। और बाकी थोड़ा सा अगर आपको मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, तो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि उसमें आपको कुछ ना ये चीज़ सीखने को मिलेगी। तो आपका कुछ ना कुछ इससे भी आउटपुट निकलेगा। और IBPS PO का भी इंटरव्यू आने वाला है, और SBI PO का इंटरव्यू आने वाला है, और SBI के जो भी मेंस आएगा उसके अंदर भी जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, उसके अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स मेरे को इसको पढ़ते हुए लगे थे जो कि डेफिनेटली पूछे जाने ही चाहिए, जिसके बिना तो मतलब अधूरा ही रह जाएगा। और कुछ ऐसे पॉइंट्स मुझे वो भी दिखे थे जो जिसके बेसिस पर पास्ट ईयर्स पे क्वेश्चंस बने हैं, और इतनी ज़्यादा डेप्थ में बने हैं जो कि कभी कभी हम सोच नहीं पाते। तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको इसके अंदर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस इन द पास्ट ईयर्स। सो मैं ये भी चाहूँगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने। तो जैसे जैसे ये 10 या 15 मिनट की हो जाएगी, तो आई ट्राई कि मैं इसको कट शॉर्ट कर दूँ, और आपको कुछ पार्ट्स में प्रोवाइड करूँ, ताकि एक ही लंबी वीडियो देखी भी नहीं जाती है, आई गेस। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए तो यूनियन बजट है, जिसका एक्चुअली में जो नाम है वो होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एड्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर बात करी जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो हमें आर्टिकल नंबर पता होना चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 112 होता है, विच इज़ रिलेटेड टू द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड अगर इसकी बात करी जाए तो इसको प्रेजेंट करते हैं निर्मला सीतारमन मैम, और उनकी पूरी टीम है उसको क्रिएट करती है, जिसके अंदर उनके सारे सेक्रेटरी आते हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक सर्वे की अगर बात करी जाए तो वो एक दिन पहले जो कि रिलीज करा जाता है, और उसको बनाते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि अभी वी आनंद नागेश्वरन सर है, और प्रेजेंट उनको निर्मला सीतारमन मैम ही करती है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है। इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि लास्ट हमारे जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, बजट में जो भी डिस्कशन हुआ, तो उसके बाद मतलब एक पूरा एक आपको लुक बैक दे देता है। और ये जो अभी हमारा बजट है ये बेसिकली बताता है कि अगले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमारा क्या प्लान रहेगा, किस तरीके से हम क्या क्या एक्सपेंडिचर करेंगे, किस तरीके से क्या क्या रिसीट करेंगे, ये अभी प्रेजेंट करा जाता है। और अप्रैल से ये लागू, मतलब अप्रैल से लेकर अगले मार्च 31 2026 तक का ये प्लान होता है बेसिकली। तो ये सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लिया जाता है, उनकी परमिशन ली जाती है, और एक बार जब परमिशन मिल जाती है तो निर्मला सीतारमन मैम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वो आते हैं पार्लियामेंट में और इसको प्रेजेंट करते हैं। इसको प्रेजेंट करने के बाद अप्रोप्रिएशन बिल होता है, और
फाइनेंस बिल होता है, ये दोनों पास करे जाते हैं। अप्रोप्रिएशन बिल बेसिकली एक परमिशन होती है कि ये सारे खर्चे करने के लिए जो भी हमारे बजट में मेंशन होते हैं उसके लिए हमें फंड्स विड्रॉल की परमिशन होती है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की तरह और भी हमारे फंड्स होते हैं, उसके बारे में भी जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको उस कीवर्ड में मिल जाएगी जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखोगे, द कूल स्कूल पर ही। वहाँ पर भी आप कीवर्ड अगर सर्च करो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो वहाँ से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड उसके बाद फाइनेंस बिल की बात करी जाती है, तो फाइनेंस बिल और एक तरीके का मनी बिल होता है, एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड अंडर द सेक्शन 110 आर्टिकल नंबर 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर बजट की अब बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इस वाले बजट के फोकस एरियाज क्या है, जो कि लास्ट ईयर भी थे। इसको शॉर्ट फॉर्म में ज्ञान हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आते हैं, जी फॉर गरीब, वाई फॉर यूथ, ए फॉर अन्नदाता एंड एन फॉर नारी। तो ये बेसिकली हमारे 4 फोकस एरियाज रहेंगे जो कि पिछले बजट में भी थे और इस बजट में भी है। इसके अलावा इस वाले बजट में 4 इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करी गई है। वो 4 इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपोर्ट्स। और इन 4 ये बेसिकली हमारे इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट का यहाँ पर मतलब क्या है, हम ये भी कोशिश करेंगे एक एक वर्ड का मतलब भी उसके साथ उसको समझने के लिए। इस बार का हमारा ये पॉइंट है कि अगर हमें डेवलप होना है तो डेवलप करने के लिए इन 4 चीज़ों का हमारा मेन इस पर ध्यान रहेगा कि अगर इन चीज़ों को हमने बूस्ट कर दिया तो हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। और वही हमारा हमेशा एक फोकस भी रहता है कि हमें, क्योंकि विकसित भारत बनना है 2047 तक, तो विकसित क्या होता है, एक डेवलप्ड नेशन। तो डेवलप्ड नेशन के लिए ही ये इंजन्स हैं उसी की, कि अगर इन इंजन्स को हमने बूस्ट दे दिया तो हमारी जो गाड़ी है, जो ट्रेन है, वो बहुत अच्छे से चलेगी टुवर्ड्स डेवलपमेंट। अब बात करते हैं कि हमारे क्या एस्पिरेशंस हैं। एस्पिरेशंस की बात करी जाए, मतलब ये सारी जो चीज़ें अलग अलग एक तरीके से प्रेजेंट करी गई, तो इसीलिए हम इसी तरीके से ही पढ़ रहे हैं कि इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट नाम दिया है एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स को। फिर एस्पिरेशंस करके एक तरीके का सेक्शन था जिसके अंदर 5 चीज़ें थी। वो थी एक्सेलरेट ग्रोथ, सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ग्रोथ की बात तो क्या एक्सप्लेन करी जाए, बट सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करी जाती है तो एक होता है जैसे सबका साथ सबका विकास, और इसके अलावा सबका प्रयास की भी बात करी गई है कि सबका जब इन कंट्रीब्यूशन होगा तभी तो सबका विकास हो पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ वी टॉक अबाउट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो इंक्लूसिव जो वर्ड है ये मेरे को लगता है कि थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि कई बार लोगों को इस चीज़ में क्लैरिटी नहीं होती है, और अच्छी क्लैरिटी हो तो वो चीज़ जब आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट करते हैं तो सामने वाले भी बहुत अच्छे से इंप्रेस हो जाते हैं। इंक्लूसिव का यहाँ पे मतलब है कि वो लोग जो कि सोसाइटी के हमारे जितने ईजिली एक्सेस नहीं है, जिनको फिट होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी आर ऑल वेरी टेक सेवी एंड वी आर ऑल वेरी इंक्लूडेड विद ईच अदर, मतलब दोबारा से वही चीज़ आ गई। अब इंक्लूसिव का अगर मैं समझाऊँ तो वो पर्टिकुलर एरियाज जो कि बैकवर्ड है, जो कि नॉर्मल की जो लाइफ होती है उससे ज़्यादा इतनी ज़्यादा टच में नहीं है। एंड इट कुड बी women, it could be SC/STs, or it could be underprivileged people, it could be all those people who are neglected or who are not given enough liberty to be a part of the society where they can be independent, where they can do whatever they want। तो वो जो लोग होते हैं जिनको ये सारी फ्रीडम नहीं होती है, उन लोगों को इंक्लूड करना है। फिर वो लोग जो किसी भी तरीके से एक सोसाइटी का पार्ट बनने में असमर्थ हैं, उन सब की इंक्लूसिवनेस की बात करी गई है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम विमेन की बात करेंगे, SC/STs की बात करेंगे, क्योंकि कई जगह ऑल्दो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है, बट स्टिल जैसे हमारे पास स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी इन्हीं के लिए है। इससे रिलेटेड हमारे पास इसमें भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये इंक्लूसिव का मतलब होता है कि वो लोग जिनको अभी तक इक्वल दर्जा नहीं मिला है, फिर वो किसी भी तरीके से पीछे रह जा रहे हैं, उनको अपने साथ इंक्लूड करना। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो इनहेंसिंग स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास, इससे भी रिलेटेड हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। जैसे हमने बात करी थी कि अभी रिसेंटली जो हमारा कैश रिजर्व रेशियो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, वो डाउन हो गया था, लेकिन जो रेपो रेट है वो रिड्यूस नहीं करा था। तो अगर हम CRR जब रिड्यूस कर रहे हैं तो उससे भी तो हमारी मार्केट में मनी की सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है। अब जब उसमें मनी की सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है तो उससे भी तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। रेपो रेट कम करने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि नाउ अभी हमारी करेंटली जो इंसान है उसकी स्पेंडिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, बट अगर हम CRR कम करेंगे तो कोई और इंसान जो है वो भी लोन ले पाएगा और वो भी आगे डेवलप कर पाएगा। इसलिए
इन्फ्लेशन वहाँ पे कंट्रोल होगी और जीडीपी की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनहेंस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास है अभी वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी, तो हाँ उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बट साथ साथ खर्चा ज़्यादा करने से जीडीपी की ग्रोथ भी होगी। और ये बेसिकली बोल रहे हैं कि जो मिडिल क्लास है, अभी मिडिल क्लास में भी दो डिवीजन होते हैं, एक होता है लोअर मिडिल क्लास और एक होता है अपर मिडिल क्लास। आप सबने सुना ही होगा। तो अपर मिडिल क्लास जो है जब वो ज़्यादा खर्चे करेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन अगर लोअर मिडिल क्लास है वो भी जब अपर मिडिल क्लास वाले सेक्शन में आ जाएगी तब वो ज़्यादा खर्चे करेगी, तो साथ में ग्रोथ भी होगी। तो यही हमारा पॉइंट है कि उनकी भी स्पेंडिंग पावर को बढ़ाई जाए, और जब स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी तो क्या होगा, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी कैसे, जब इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो इनकम टैक्स से गवर्नमेंट को के पास रिसीट्स आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब ज़्यादा खर्चे करते हो तो आप जीएसटी ज़्यादा पे करते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स जीएसटी क्या है, एक कंज्यूमर एंड पर वो टैक्स जो है कलेक्ट होता है, तो आप ज़्यादा जीएसटी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। अब इसी तरीके से फिर जब जीएसटी ज़्यादा अगर आप पे कर रहे हो तो मतलब जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा हो रही है, तो लोग जो हैं जो प्रोड्यूस करके आपको बेच रहे हैं वो लोग ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, उससे जीडीपी अगेन ग्रो होगी। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो इन्विगरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स, तो ये भी हम सबको पता ही है कि जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में, हम कई बार जैसे कोई स्कीम्स भी डिस्कस करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट का जो बजट है आउटले है वो इतना है, लेकिन इससे इतनी ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की एक्सपेक्टेशन है। तो प्राइवेट सेक्टर भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, उसी में ही हमारा भी बेनिफिट है, क्योंकि एक तो ये होता है कि गवर्नमेंट कितनी ही एम्प्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। प्राइवेट सेक्टर अपने आप में ही enables a person to become an entrepreneur and to provide employment and to generate, और प्राइवेट सेक्टर में नए नए आइडियाज़ आते हैं और बहुत सारे बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हो पाती है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। एंड लास्टली अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स, तो दिस इज ऑल्सो वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन कि क्या ही बताऊँ इसमें हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स को अपलिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो रिफॉर्म्स अक्रॉस 6 डोमेन्स। अब रिफॉर्म्स की अगर बात करी जाए तो रिफॉर्म्स बेसिकली मीन्स चेंज, क्या क्या बदलाव आएंगे तो उनके बारे में बात करेंगे। टैक्सेशन में बदलाव आए हैं, पावर सेक्टर में बदलाव आए हैं, अर्बन डेवलपमेंट में, माइनिंग में, फाइनेंशियल सेक्टर और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। तो ये 6 ऐसे डोमेन्स हैं जहाँ पर रिफॉर्म्स इस बजट के अंदर प्रेजेंट करे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ स्पेशल स्टैटिस्टिक्स के बारे में। कितने हो गए, 10-11 मिनट की वीडियोस हो चुकी है, तो आई गेस मेरे को इसमें 3 या 4 वीडियोस लगेंगी। तो आई गेस अभी का ये जो सेक्शन है अभी हम इसको फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, दैट विल बी रिगार्डिंग दी स्टैटिस्टिक्स ऑफ आवर डेटा। तो उसके बाद हम बाकी डिस्कस करेंगे, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।